मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। हार्वेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए क्रॉप अपॉन इट्स मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग होती है वो सिकल से या जो मशीन होती है हार्वेस्टर मशीन उसके थ्रू होती है। ओके, उसके बाद हमने थ्रेसिंग और विनोवरिंग के बारे में पढ़ा था। थ्रेसिंग जो होती है वो जो स्ट्रो होता है उसे रिमूव करता है, जो ग्रेन्स से स्ट्रो को रिमूव करने की प्रोसेसिंग होती थी। ओके, एंड जो विनोवरिंग होती है वो उसमें हम चेप को रिमूव करते हैं। चेप मीन्स जो कवर होता है, छिलका होता है ना, जैसे गेहूं के दाने पे जो छिलका होता है उसे रिमूव करना इज विनोवरिंग। ओके, और ये जो प्रोसेस है इनके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे, वो है स्टोरेज। कि हमारे पास जब मैच्योर क्रॉप्स आ जाती है, प्रिपेयर क्रॉप आ जाती है, तब हम उसको इन फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर करते हैं। ओके, तो स्टोर का पर्पस ये है कि अपन इन फ्यूचर में कभी इसका यूज करना चाहेंगे, लंबे समय तक हम इसको यूज करेंगे, तो उसके लिए अपन को क्रॉप्स को जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको स्टोर करना पड़ता है। वंस द ग्रेन्स हैव बीन हार्वेस्टेड, जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, दे हैव टू बी स्टोरेज इन प्रॉपर मैनर सो डेट आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर इन एवरी प्लेस। जो आपको हर जगह पर पूरे साल उपलब्ध हो, उसके लिए आपको स्टोर करना पड़ता है। अब स्टोर करने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टोर रूम होता है या जहाँ पर भी हम स्टोरिंग करते हैं, उसमें तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल स्टोरिंग ग्रेन्स। फर्स्ट इज ए स्टोरेज एरिया शुड बी ड्राई। इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मॉइस्चर है तो उसमें जो माइक्रोबियल होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। ओके, तो स्टोरेज एरिया शुड बी ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, एज ए मॉइस्चर प्रोमोट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। एंड सेकंड इज द स्टोरेज एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट। इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि वहाँ इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और रोडेंट्स मीन्स माउस जो नहीं होने चाहिए, रेट्स नहीं होने चाहिए। अगर वो होंगे तो हार्मफुल होगा, वो खाएंगे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, और बहुत सारे हार्मफुल भी पर्पस होते हैं। नंबर थर्ड इज जो है वो आपको स्टोर रूम जो है जहां आप स्टोरिंग करोगे, वो उसमें ज़्यादा विंडोज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर विंडोज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर विंडोज़ होगी तो उससे जो बर्ड्स है वो आ जाएंगे और आपके खाने को खा जाएंगे, आपके फूड को खा जाएंगे। ओके, देयर शुड बी नो ओपन स्पेस लाइक ए विंडो फ्रॉम वेयर बर्ड्स कम इन आउट टू ईट गैस। ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए जब हम स्टोरिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरेज। अब अपन ने कोई सेलेक्ट किया कि यहाँ पर अपन किसी पैलेस को हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पर अपन स्टोर करेंगे, तो उस स्टोर करने में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है, उस स्टोर रूम को जहाँ पर हम स्टोरेज कर रहे हैं फूड को, उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करेंगे सनलाइट से। आप बिल्कुल सूर्य के प्रकाश में सनलाइट से उसको ट्रीट करोगे ताकि उसमें जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। सेकंड, उसमें आप जैसे आप अपने घरों में जो आपके पास कंटेनर होते हैं, चाहे प्लास्टिक कंटेनर हो चाहे आयरन कंटेनर, जैसे अपन कहते हैं खोटी, बक्सा वगैरह। ओके, ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स कंटेनर टाइप होते हैं, तब वहां पर अपन नीम की पत्तियां या ग्रेनिक या तुरेमिक जो पीस है वो रखते हैं, ताकि वो क्या करे, बैक्टीरियस ग्रोथ को अवॉइड करे, बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देते, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देते हैं। ओके, तो वहां पर नीम की पत्तियां रखते हैं, या कुछ गार्लिक और तुरेमिक पीसेज जो होते हैं उनकी टेबलेट्स आती है मार्केट्स में, वो रखते हैं। ओके, तो ड्राइड नीम लीव्स, गार्लिक और तुरेमिक पीस आर यूज्ड व्हाइल स्टोरिंग गेन्स एट होम टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं, अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। पेस्ट जो है, जो हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए, उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, और माइक्रोबियल बैक्टीरिया, जर्म्स, इस टाइप के जो स्पीसीज होती है उन्हें हम पेस्ट कहते हैं। नंबर थर्ड इज स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट कैन आल्सो बी गिवन टू स्टोर गेन इन प्रॉपर मैनर। कि अगर हमको केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाना चाहिए
इसके लिए अपन टैबलेट्स और स्प्रेज जो है वो मार्केट में अवेलेबल होती है। ओके, अब जो हम स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज दो बेसिस पे होता है कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में फूड है जो आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए यूज करोगे 1-2 साल के लिए, तो हम उसे स्मॉल क्वांटिटीज में स्टोर करेंगे। और अगर लार्ज अमाउंट में स्टोर करना, जैसे मंडीज वगैरह में अपन देखते हैं कि काफी मात्रा में जो फूड होता है, जो दालें होती है, जो अनाज होते हैं, उनको स्टोर किया जाता है बोरिया भर भर के, जैसे कृषि उपज मंडी में आप जाके देखोगे। ओके, तो उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज, और घरों पे जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी स्टोरेज होता है। ओके, तो स्मॉल क्वांटिटी स्टोरेज जो हम जो घरों पे करते हैं वो कहाँ किस में कर सकते हैं, हमारे पास मेटेलिक और क्ले कंटेनर होते हैं, या फिर जो जूट बैग्स होते हैं, जिसे जूट बैग्स को हम कहते हैं बोरी। ओके, बोरी या कट्टे। और जो मेटेलिक और क्ले कंटेनर अपन जानते हैं, खोटी हो गई, बक्सा हो गया, आपके घरों पे जो जहाँ पर फूड को स्टोर किया जाता है, जैसे वीट को स्टोर किया जा रहा है, माइस को स्टोर किया जा रहा है, उसके लिए हम यूज में लेते हैं। और लार्ज स्केल पर जब हम स्टोरिंग करते हैं ना, तो लार्ज स्केल पर स्टोरिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट इज ए सिलोस एंड सेकंड इज ए ग्रेनरीज। ओके, अब सिलोस क्या होता है, ग्रेनीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे अंडरलाइन करेंगे कि व्हाट इज द सिलोस। ये एक डायग्राम बना हुआ है ग्रेन सिलोस का। ये जो ओपन एरिया है, इस ओपन एरिया में कोई सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर टाइप आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल गोल गोल। इसके ऊपर भी गेट होता है, नीचे भी गेट होता है। उससे ऊपर वाले जो गेट है उसको हम कहते हैं ओपनिंग गेट फॉर जब हम फूड इसमें भरते हैं। ओके, और नीचे जो गेट लगा होता है वो नीचे वाला गेट हम, ये ओपनिंग गेट इसके लिए होता है जब हम फूड को रिमूव करते होते हैं, फूड को वापस निकाल रहे होते हैं, जब हमको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस इज ओपनिंग गेट एंड दिस इज ओपनिंग गेट। ये यहाँ से एंट्रिंग करते हैं और यहाँ से एग्जिट होता है। इस सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सिलोस। ओके, तो सिलोस आर टॉल cylindrical storage structure with opening. This is opening. Okay, they can store different stock food grains at different level. Whenever required grains can be taken out from the opening. This opening. Okay, this is silos. और क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड होती ग्रेनरीज, जिसको अपन कहते हैं धान मंडी, कृषि मंडी, जहां अपन बोरियों में फूड को इकट्ठा करते हैं। ओके, तो ग्रेनरीज कंसिस्ट ए गैनी बैग, जिसे अपन बोरी कहते हैं, फिल्ड विद द फूड ग्रेन, जहां दालें, चावल, अनाज वगैरह भरे जाते हैं। विच आर स्टॉक्ड इन द लार्ज गोडाउन, जहां एक बड़े से गोडाउन में भरे जाते हैं। ऑन वुडन रोड प्लेटफॉर्म्स अवे फ्रॉम द वॉल विथ एरी फॉर फ्यूमिगेशन बिटवीन द स्टॉक्स। ये चीजें अपन जानते हैं कि बड़ी बड़ी बोरियों में हम फूड्स ग्रेन्स को भरते हैं कृषि उपज मंडी में, और इनको दीवारों से दूर रखा जाता है, बिल्कुल बीचों बीच जमाया जाता है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। नंबर थर्ड एक होता है कोल्ड स्टोरेज। हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टाइप की जो फूड होता है ना, जिसको अपन लंबे समय तक अगर आपको स्टोर करना है तो उसे अपन कोल्ड स्टोरेज हाउस में इसको स्टोर करते हैं। ओके, कोल्ड स्टोरेज हाउस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करते हैं। तो ये हमारा स्टोरेज हुआ था। अब तो नॉलेज चेक करते हैं अपन का, और इसे आप नोट डाउन करेंगे अपनी बुक में। आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इज ए ट्रू और फॉल्स का है। फर्स्ट ए इज सीड ड्रिल इज यूज्ड बाय फार्मर फॉर सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है फैलाना या बिखेरना। तो आपको ये तो नहीं बताया गया ना कि सीड ड्रिल जो होती है वो फार्मर जो है उसमें सीड डिस्पर्सल करता है। नहीं, वो कौन सा मेथड होता है जिसमें सीड डिस्पर्सल होता है फार्मर की तरह, उसे तो हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं ना। सीड ड्रिल्स में तो अपन ट्रैक्टर से सीड ड्रिल्स अटैच करते हैं और उसमें एक राइट डेप्थ और राइट डिस्टेंस पर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड्स का। ओके, तो ये फॉल्स होगा। ओके, इसका आंसर आप लिखेंगे फॉल्स। सेकंड इज ए सीड जर्मिनेशन डू नॉट रिक्वायर्ड। जब हमने इरिगेशन पढ़ा था तब आपको 5 टॉपिक बताए थे मैंने, आप जाकर पेज पलटी और वहां पर पढ़ेंगे कि वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ओके, वाई डू प्लांट नीड वाटर। तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा, सीड जर्मिनेशन रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि सीड का जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण जो होता है, वो वाटर की प्रेजेंस में होता है, इसलिए वाटर इज नेसेसरी। ओके, नेसेसरी सब्सटेंस। ओके, तो ये फॉल्स हो गया ना कि ये तो कह रहा नॉट रिक्वायर्ड।
नंबर सी इज वीडिंग शुड ऑलवेज बी डन बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर। फ्लावर आने से पहले आपको वीडिंग करनी चाहिए, बिल्कुल राइट है, इसका आंसर होगा टी, ट्रू। सेकंड क्वेश्चन में आपको ब्लैंक फिल करना है। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रूप टू डिफरेंट इंटरवल कॉल्ड इज इरिगेशन, पढ़ चुके हैं अपन। रोटेंट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कोज डैमेज टू क्रूप आर नोन पेस्ट, जिसे हम पेस्ट कहते हैं, जो डैमेज करते हैं। रोटेंट, बर्ड्स एंड इंसेक्ट कोज डैमेज टू क्रूप नोन पेस्ट। ओके, तो इसमें आप पेस्ट फिल करेंगे। टोल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विथ ओपनिंग, उसे हम क्या कहते हैं? सिलोस कहते हैं। जो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा हमने, टोल सिलेंड्रिकल स्टोरेज विथ ओपनिंग इज ए सिलोस। ओके, इसे आप नोट डाउन करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है? उससे पहले मैं आपको दो साइंटिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट इज एम.एस. स्वामीनाथन, जो इंडियन फूड रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, और एक जो वर्ल्ड फूड रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, और एम.एस. स्वामीनाथन इन्हीं से इंस्पायर थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। अब आप कहेंगे सर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो, कल्टीवेशन कर रहे हो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उस प्रोडक्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको कुछ एक्टिविटीज और कुछ प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ते हैं। इन्हीं को हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और इसमें आपको सीड की वेराइटीज को और बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है कि आप सीड जो है वो हाइब्रिड यूज में लेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेगा, और आप अल्टरनेट क्रूप्स का प्रोडक्शन करेंगे। जैसे आपने एक बार गेहूं बोया और अगले साल वापस नए सीजन में आप चना लगाओगे, फिर गेहूं लगाओगे, चना लगाओगे, ये अल्टरनेशन होता है। या फिर आप चने और गेहूं को मिक्स बोओगे, इसे हम कहते हैं मिक्स कल्टीवेशन या मिक्स फार्मिंग। ये सारी जो प्रोसीजर है, इससे आपको क्या होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट मिलता है, फूड मिलता है, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। अब इसी को हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो द ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर टू ड्रामेटिक इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द यूज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड। द अदर फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया, कि आपको फार्मिंग एरिया भी एक्सपेंस करना होगा। और दूसरा मिक्स्ड फार्मिंग, जो अभी मैंने बताया कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को एक साथ लगाइए ताकि उनमें एक कॉम्बिनेशन बनेगा। वो क्या बनेगा अभी मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन इंट्रोड्यूस डिजीज रेजिस्टेंट वेरियस ऑफ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको टू इंडिया। ओके, मैक्सिको से इंडिया में नॉर्मन बोरलॉग एक व्हीट की, गेहूं की किस्म लेके आए थे, एक वेराइटी लेके आए थे सीड की, जिसमें डिजीज नहीं होता है, इसी डिजीज फ्री, डिजीज रेजिस्टेंट। ओके, तो इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, कि अगर डिजीज नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन एग्रीकल्चर जेनेटिक्स थे, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ऑब्टेन है हाइब्रिड वेराइटी। पहले क्या हाइब्रिड व्हीट नहीं आते थे, हाइब्रिड सीड नहीं आते थे, तो हाइब्रिड सीड एम.एस. स्वामीनाथन के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही आने लगा। तो इन्होंने मैक्सिको और लोकल सीड जो होती है, हमारे इंडिया की जो लोकल व्हीट होती है, गेहूं होती है, और मैक्सिको की जो व्हीट होती है, उन दोनों का कॉम्बाइनेशन करवा के एक हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करवाया। और उस हाइब्रिड सीड जो होता है, हाइब्रिड बीज जो होता है, उससे जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है, आपको बहुत सारी चीजें होती है इसमें। एक तो आपको डिजीज नहीं लगती है, डिजीज फ्री होता है। एक आपको कम पानी में भी वो सीड जो है वो प्रॉपर ग्रोथ करते हैं, यानी कि आपको लेस अमाउंट ऑफ वाटर में भी वो इंक्रीज होगी। और टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, डिफरेंट वेराइटी ऑफ टेम्परेचर पर भी वो ग्रोथ करेंगे। मिट्टी चाहे कैसी भी हो तो भी वो ग्रोथ करेंगे। तो ये हाइब्रिड की क्वालिटी होती है कि हाई यील्डिंग वेराइटी डेट इज आल्सो रेसिस्टेंट टू द पेस्ट, इनको पेस्ट से भी रेसिस्टेंट होता है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे अपन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। सेकेंड टॉपिक इज क्रूप रोटेशन। अब आप कहोगे क्रूप रोटेशन का मतलब क्या? क्रूप रोटेशन का मीन्स ये है कि आप रेगुलरली हर साल अपने खेतों पे, अपने फार्म हाउस पर, एग्रीकल्चर फील्ड पे, जिसे हम कहते हैं ना प्लॉट ऑफ लैंड, जहाँ पर एग्रीकल्चरिंग या कल्टीवेशन होता है, एग्रीकल्चर फील्ड कहते हैं,
उस एग्रीकल्चर फील्ड पर आप सोचिए, सपोज कीजिए कि हर साल आप गेहूं लगा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी और इस वजह से आपके प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन आप ऐसा करोगे कि एक बार आप गेहूं उगाओगे तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई, नेक्स्ट टाइम आप चना लगाओगे तो चने की जो रूट्स होती है, ग्रेम्स की जो रूट्स होती है, उसमें लेग्यूमिनेसी बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को नाइट्रेट कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट कंपाउंड जो है वो यूजफुल फर्टिलाइजर होते हैं, यूजफुल प्लांट सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स के लिए ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, यानी कि उस सोइल की न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ जाएगी, ओके, फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम आप वापस गेहूं लगाओ, फिर वापस आप चना लगाओ, फिर गेहूं लगाओ, चना लगाओ, ओके। ये चना गेहूं जो मैं बता रहा हूँ ये रबी क्रॉप्स के बारे में बता रहा हूँ ना कि खरीफ। आप खरीफ और रबी आप पढ़ चुके हैं, एक बार आप रिवीजन करेंगे इसका, ओके। तो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप ऑन सेम प्लॉट ऑन लैंड अल्टरनेटली, ओके, जो मैंने आपको बताया कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को एक ही लैंड पर अल्टरनेट लगाना है, इसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। व्हेन कीप ऑन ग्रोइंग इज द सेम क्रॉप ओवर एंड अगेन द लैंड बिकम डिप्रीवेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहां न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। आप हर साल अगर एक ही क्रॉप्स को लगाएंगे तो क्रॉप रोटेशन विद द क्रॉप सच एज द पल्स इज डन द रिपेनाइज द न्यूट्रिएंट्स वापस रिकवर होते जाते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्स्ड बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स, उनकी जो गांठें होती है, छोटी छोटी सी गांठें, उनकी रूट्स में गांठें होती है, जिसे हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स, उसमें लेग्यूमिनेसी बैक्टीरियाज होते हैं, ओके। ये लेग्यूमिनेस प्लांट्स कहलाते हैं। इनकी जो रूट नोड्यूल्स है उसमें जो लेग्यूमिनेसी बैक्टीरियाज है वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इन नाइट्रेट कंपाउंड में और जो सोइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ओके। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि आप एक ही चीज हर साल नहीं लगाओ, रोटेट करते जाओ, एक बार वो। दिस इज क्रॉप रोटेशन। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप्स ऑन सेम प्लॉट ऑफ लैंड अल्टरनेटली इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिक्स्ड कल्टीवेशन, जो मैंने आपको बताया कि आप एक एग्रीकल्चर फील्ड में सिर्फ गेहूं ही मत उगाओ, गेहूं के साथ आप चना लगाओ, तो उससे क्या होगा, गेहूं की वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होते हैं और साथ में आप चना लगाओगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगा, तो उसमें एक को लिविंग हो जाएगी, है ना। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप एट पर्टिकुलर फील्ड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम इज नोन मिक्स्ड कल्टीवेशन। एक ही समय में एक ही प्लॉट पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को लगाते हो, इसी को मिक्स्ड कल्टीवेशन कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, लेग्यूमिनेसी प्लांट एंड सेलर कैन बी ग्रोथ क्लोज टू ईच अदर, दोनों रबी क्रॉप्स होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय अदर, एक को जो रिक्वायर्ड एक क्रॉप, एक टाइप की जो क्रॉप होती है उसको जो कुछ रिक्वायर्ड होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो दूसरा उसको फुलफिल करता है और दूसरे को जो रिक्वायर्ड होती है वो पहला फुलफिल करता है, ओके। और दोनों एक साथ ग्रो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। थस टू क्रॉप्स कैन ग्रोथ एट द सेम टाइम, और दोनों एक साथ ग्रोथ करते हैं। जैसे मिक्स्ड कल्टीवेशन में आपको एक डायग्राम बताया गया है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो क्रॉप्स होती है उसको एक साथ लगाया गया है, ओके। नेक्स्ट फाइनल टॉपिक इन ऑफ दिस चैप्टर इज अ फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये हमने पूरा चैप्टर जो पढ़ा था वो प्लांट्स का पढ़ा था कि हम प्लांट से जो फूड्स है वो कैसे ऑब्टेन करते हैं और क्या क्या प्रोसेसिंग होती है कल्टीवेशन की। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो भी यूजफुल होते हैं जो फूड प्रोवाइड करवाते हैं। Along the plants, animals also provide the different kind of food and other food product, okay, which we use in our daily life. The practice of breeding and raising livestock is known as animal husbandry. जिसे हम animal husbandry कहते हैं, जिसमें अपन फूड के एज अ फूड हम एनिमल्स का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ एक टेबल बनी है, उस टेबल से पहले आपको व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्रूट्स के बारे में एक टॉपिक मिलेगा, आप चाहे तो ये पढ़ सकते हो। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था जिसमें अपन
एनिमल्स के बारे में नहीं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो प्लांट्स के बारे में था कि हम अपनी प्लांट की क्रॉप्स की और फूड की प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। सेम एक वाइट रेवोल्यूशन भी होता है। वाइट मीन्स होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इज ए मिल्क, वाइट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो आपको अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बढ़ाना है एग्रीकल्चर के साथ में ही, तो उसे हम कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। मैं अपने लैंग्वेज में बताऊं कि आप खेती कर रहे हो, खेती के साथ में आप जो एनिमल्स है उनको भी आप पाल रहे हो साथ ही साथ, तो उस वेस्टेज एनिमल जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होता है उसके ऊपर डिपेंड, ये उसके ऊपर एनिमल्स डिपेंड होंगे और एनिमल से आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन करोगे। ओके, जिसे वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं और ऑपरेशन फ्रूट कहते हैं। तो ये वैसे साइंस बीट से अगर आपको नॉलेज के लिए बताया गया, बाकी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट एक टेबल बनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ फूड दिए गए जो एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं और वो किन किन एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं उनके सोर्स दिए गए, जैसे काऊ, बफेलो एंड सी गोट्स और सी कैमल जो होती हैं उनसे अपन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, बटर हो गया, छाछ हो गई, है ना, कर्ड या दही हो गया, ये मिलते हैं। हैन, डक, टर्की एंड गोट एंड फिश, इससे अपन मीट ऑब्टेन करते हैं। हनी बी जो मधुमक्खी है उससे अपन शहद हनी ऑब्टेन करते हैं। हैंड डक से एग एंड फिश से कोड लिवर ऑयल। ये टेबल आपको अपनी बुक में नोट डाउन करनी है और मुझे पिक आप सेंड करोगे। आप कहोगे कहाँ नोट डाउन करनी, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में दिए थे जो आपने सबने नोट डाउन करके मुझे पिक सेंड किए। उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और इन क्वेश्चन के नोट डाउन करने के बाद आप ये लिखेंगे, ये टेबल आप बनाएंगे। ओके, ये यूजफुल टेबल है। और उसके बाद एक साइंस बिट दिया गया कि आप इन टेबल्स को कैसे याद रख सकते हो। तो आपको दिखेगा कि मिल्क जो है हमको काऊ, बफेलो और गोट से ऑब्टेन किया मिलता है। मीट जो है वो गोट, पिग, हैन एंड फिश से, एंड एग जो है वो हैन से, और हनी जो है वो हनी बी से ऑब्टेन की जाती है। अब आप देखेंगे कई जगह पर आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा और चाहे तो आप सर्च कर सकते हो कि जैसे अपन एग्रीकल्चरिंग करते हैं, जैसे अपन इन एनिमल्स को पालते हैं, वैसे ही अपन मधुमक्खियों को भी पालते हैं। हनी, ओके, हनी बी को भी अपन हनी के लिए या हनी ऑब्टेन करने के लिए हनी बी का अपन पालते हैं और इस प्रोसीजर को अपन कहते हैं एपीकल्चर। ओके, रियरिंग ऑफ हनी बीन कमर्शियली फॉर हनी के लिए हम कमर्शियली हनी बी जो है मधुमक्खी है उसको पालते हैं, उसकी रियरिंग करते हैं, इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो आप चाहे तो इसे अंडरलाइन कर सकते हो। और एक जो अपन कह रहे हैं ना फिश से कोड फिश, कहाँ गया था, फिश, इससे कोड लेवल फिश मिलती हैं, इसमें विटामिन डी की रिच अमाउंट होती है। तो आप चाहे तो इसे भी अंडरलाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक कीवर्ड है, आपको नोट डाउन नहीं करने, सिर्फ एक बार रीड आउट करने की। इनमें से ऐसा कोई टॉपिक जो हमने नहीं पढ़ा हो या जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको एक अपन फिंगर टिप्स पर कैसे याद रखते हैं उनके बारे में, कि थ्रेशिंग क्या होती है, वीडिंग क्या होती है, विनोरिंग क्या होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मिक्स कल्टीवेशन क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेस ऑफ रियरिंग हनी बी फॉर हनी। ये आप कीवर्ड्स एक बार रिवीजन करोगे, आप एक बार रीड आउट करोगे। ओके, उसके बाद समरी वगैरह तो आप चाहे तो पढ़ सकते हो और मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ। ओके, एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको क्वेश्चन जो मैं आपको जस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं सेंड कर रहा हूँ जो मैंने सोल्व किए हैं यहाँ तक। ओके, और उसके बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है एंड HOTS क्वेश्चन है और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इनके आंसर 1, 2, 3, 4 इन सभी के आंसर मैं आपको लिख कर सेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसमें अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और कौन सा चैप्टर मैंने रिमूव किया है और कौन सा चैप्टर अकॉर्डिंग टू ना 30% सिलेबस हम रिमूव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कौन सा चैप्टर रिमूव किया और कौन सा नहीं किया और कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक रिमूव किया उसकी लिस्ट मैंने आपको एक बार सेंड की थी। आप उस लिस्ट को संभाल कर रखेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, और ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर इस चैप्टर से इस टॉपिक को क्यों डिलीट कर दिया, क्यों नहीं पढ़ाया, आप पूछेंगे ना। तो उसका जवाब यही है कि
30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को हटा दिया गया। तो एक बार आप देखते जाएंगे, जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें से मैंने किसी टॉपिक को रिमूव नहीं किया था, तो उसमें अब सेकंड टॉपिक में मैंने सेकंड चैप्टर जो उसमें मैंने 2-3 टॉपिक्स को रिमूव किया, तो आपको देखने को मिलेगा और वो टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सोल्व नहीं कराऊंगा। तो आप ये नहीं पूछेंगे कि सर ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा है, ओके, वो रिमूव कर दिया गया। तो आप एक बार उस लिस्ट को चेकआउट करेंगे फॉर सेकंड चैप्टर, ओके। थैंक यू।